दिक्कत थी तो मेरे पास में बैलगाड़ी होती थी और बैलगाड़ी से पानी लाने का काम करती थी। और जब भी समय मिलता तो दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम ज़रूर सीखती थी, क्योंकि कसीदाकारी का काम हर घर में होता था। चाहे वो पहनने के लिए कपड़े बना रही हो, चाहे माँ अपने हाथ से अपनी बेटी के लिए कुछ बना के देती, क्योंकि आजकल तो फ़ोन हो गया है, जब भी माँ की याद आती है तो फ़ोन से बात हो जाती है। लेकिन उस समय माँ की जब याद आती तो अपनी सिंदूक खोल के सिंदूक से जो माँ के हाथ से बने हुए कपड़े होते थे उसी को लेके वो तसल्ली करती थी। तो इसी तरीके से घर में मेरी दादी माँ भी इस तरीके से काम करती थी। और जब मेरी 16 साल की उम्र में शादी हो गई, शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई थी और मेरे हस्बैंड की 5वीं में। तो ऐसी स्थिति में जब शादी के 1.5 साल बाद में मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, उसको अच्छी मेडिसिन की ज़रूरत थी, लेकिन वो मैं नहीं दिला पाई, उसको नहीं बचा पाई। उस समय मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी कि मैं बचपन में माँ को खो दिया, फिर बच्चे को। ऐसी ज़िंदगी से जीने से तो अच्छा है मैं ज़िंदगी ख़त्म ही कर लूँ, ऐसे नेगेटिव विचार आने लगे। तब कहीं ना कहीं क्लिक हुआ कि नहीं, ऐसे ज़िंदगी से हार मानने से अच्छा है मैं कुछ काम करूँ जिसके माध्यम से मेरा मन भी लगा रहे और मेरा घर भी चले। तो यही सोच के मैंने सुई धागा हाथ में लिया और मैंने काम की शुरुआत की थी। मार्केट का मुझे आइडिया नहीं था। मैंने सोचा मेरी गांव की बहनें अगर मायके जाएगी तो वो सुंदर बैग ज़रूर लेके जाएगी। यही सोच के मैंने बैग बनाने शुरू किए, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं था। जब एम्ब्रॉयडरी तो हाथ से हो गई, लेकिन जो बैग की स्टिचिंग थी वो मशीन से होती थी। मशीन मेरे पास थी नहीं, ना मैं खरीदने के लिए सक्षम थी। एक बार फिर हिम्मत हारने लगी, मैंने सोचा ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी। तब मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि नहीं, मेरी तरह और भी बहनें हैं जो ऐसी परिस्थितियों में आगे जूझ रही है, वो भी नहीं बता रही है, लेकिन मैं उनसे बात करके देखती हूँ। तो फिर मैंने मेरी अड़ोस पड़ोस की बहनों से बात की और हमने 10 महिलाओं ने मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और 100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहाँ से हमने काम की शुरुआत की। क्या बात है। जब मैं काम करती होती तो मेरे पास में और भी मैंने आके बोलती कि आपके पास काम है, हमें भी काम करना है। तो मैं ये परवाह नहीं करती कि मेरे पास पीछे काम नहीं है, जो भी मेरे पास होता मैं उन बहनों को दे देती। और उसके बाद में मुझे लगा कि हमारी बहनों के लिए हमें किस तरीके से काम करना है। तो किसी ने बोला कि आप एग्जीबिशन के माध्यम से आप ये कार्य कर सकती है, लेकिन मैंने कहा एग्जीबिशन होता कहाँ है, बाड़मेर में तो कोई खरीदेगा नहीं। तब किसी ने बताया नहीं कि मेट्रो सिटीज़ में बड़े बड़े हैंडीक्राफ्ट्स के एग्जीबिशन लगते हैं, वहाँ जाके आप अपना एक प्रोडक्ट सेल करिए। तो मैंने कहा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक तो हम कभी गए नहीं, और दिल्ली बॉम्बे ऐसी जगह पे हमें पहली बात तो घर वाले भेजेंगे नहीं, उसके बाद हमें तो सिर्फ मारवाड़ी आती है, हिंदी भी नहीं आती है, हम वहाँ कैसे जाएंगे। मैंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, मुझे ये ट्राई तो करनी चाहिए। तो 2010 में फर्स्ट एग्जीबिशन करने का मुझे मौका मिला था दिल्ली में रफ़ी मारे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। वो एग्जीबिशन था 3 दिन का, और हम वहाँ पे हमारा सामान इकट्ठा किया, कट्टे में भरा, ट्रेन के लोकल डब्बे में बैठ के दिल्ली पहुँचे। बहुत घबराहट हो रही थी कि हमारे प्रोडक्ट किसी को पसंद आएंगे या नहीं आएंगे। तो वो आप मानोगे नहीं, जो 3 दिन का एग्जीबिशन था उसमें ज़्यादातर हमारी कस्टमर थी वो महिलाएं थी, और वो देख के समझ गई कि ये गांव से आई है, घबरा रही है। तो बड़े प्यार से बात किया कि बेटा आपने इतना सुंदर प्रोडक्ट हाथ से बनाया या मशीन से। तो मैंने कहा नहीं, ये हमारा हाथ का काम है। और उन 3 दिनों में हमारी 10 से 15 हज़ार रुपये की सेल हुई, लेकिन वहाँ से हमें हिम्मत मिली कि अब हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, हमें आगे के लिए तैयारी करनी है। और वापस जाके गांव ढाणी जाके महिलाओं को काम के प्रति मोटिवेट करना शुरू किया, क्योंकि वहाँ पे एक घर से दूसरे घर जाना भी इतना आसान नहीं था। और घर पहुँचने के बाद भी घर के लोगों के कई तरह के क्वेश्चन होते थे, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, पता नहीं महिलाओं को क्या सिखा के जाओगे, ये हमारा कर कहना मानेगी या नहीं मानेगी। तो ऐसे कंडीशन में हम सोचते कि रहने दें, लेकिन फिर जब महिलाओं से बात होती तो लगता कि नहीं, काम इनको करना है, ज़रूरत इनको है, सुबह से शाम ये काम करती है, लेकिन खुद के लिए 2 रुपये भी हाथ में नहीं होते हैं। तो यही सोच के हम घर वालों को समझाते कि इनको कहीं नहीं जाना है,
हम घर बैठे काम देके जाएंगे, लेके जाएंगे। जो भी इनको दिन में 2-3 घंटा टाइम मिलेगा उसमें ये काम करके देगी। तो इसी सोच के साथ में हमने जो नेक्स्ट एग्जीबिशन किया था उसमें फिर 10-15 हज़ार रुपये की सेल नहीं की थी, पूरी 11 लाख की सेल। उसके बाद में हमने ठान लिया कि अब हमें इसमें नवाचार करना है। तब तक हम सिर्फ होम फर्निशिंग के आइटम बना रहे थे। उसके बाद में हमने सोचा क्यों ना गारमेंट्स बनाए जिसमें ज़्यादा लोग खरीदेंगे। तो यही सोच के हमने अलग अलग जगह से फैब्रिक सोर्स करना शुरू किया और फिर साड़ी कुर्ते दुपट्टे ये बनाने शुरू किए। उसके बाद भी इतना आसान नहीं है कि ये प्रोडक्ट सेल कहाँ करेंगे। फिर किसी ने बोला कि आप फैशन शो करिए। मैंने कहा फैशन शो हम क्यों करें, फैशन शो करना है, छोटे कपड़े पहनना है, ये फैशन शो होता है। यही सोच थी हमारी। तब किसी ने बोला कि नहीं, आप हेरिटेज फैशन शो कर सकते हैं। तो उस समय राजस्थान में राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था और वहाँ पे मुझे फर्स्ट एग्जीबिशन करने का मौका मिला। तो उस समय ये था कि फैशन शो तो करें, लेकिन एक आर्टिजन को फैशन शो का मौका कहाँ मिला। बड़े डिजाइनर्स लोग हैं वो फैशन शो करेंगे, लेकिन उस समय हमने ठान लिया कि हमें फैशन शो करना है। राजस्थान में जयपुर में राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था और वहाँ जाके हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें फैशन शो करना है। तो उन्होंने भी यही बोला कि आप आर्टिजन हो, आप कैसे फैशन शो कर पाओगे। मैंने कहा नहीं, मुझे फैशन शो करना है, आप एक बार हमें मौका दीजिए। वहाँ पे जिद किया तो मौका मिल गया, लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम ये थी कि बड़े डिज़ाइनर्स लोग हैं वो अपने हिसाब से कलेक्शन बना के लेके आएंगे। हमारा कैसा कलेक्शन बनेगा, क्या कॉस्ट्यूम डिज़ाइन रहेगा, क्या कलर थीम रहेगी, यही सोचती। तो फिर हमने सोचा कि हमारे बड़े एनजीओ से हेल्प मांगते हैं, वो हमारी हेल्प करेंगे। तो हमने जाके बोला कि हमें फैशन शो करना है, इसमें हमें आपकी ये हेल्प चाहिए। तो उन्होंने भी यही बोला कि रूमा जी ये आपका लेवल नहीं है, आप जहाँ फील्ड में काम करें वही आपके लिए बेटर है, आप ये जिद छोड़ दीजिए। रोना आया। मैंने कहा कोई हेल्प करने वाला नहीं है, लेकिन मैं ये फैशन शो ज़रूर करूँगी। यही सोच के उस समय इतना सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। जैसा मेरे समझ में आया मैंने कलर थीम लिया, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया, मेरा कलेक्शन तैयार किया। मैंने कहा किसी को पसंद आएगा नहीं आएगा, लेकिन मुझे पसंद ज़रूर है। तो इसी हिम्मत के साथ में जब मेरे प्रोडक्ट रैंप पे आए तो ऑडियंस और सारे डिज़ाइनर सब खड़े होकर तालियां बजाई और नेक्स्ट शो के लिए सारे डिज़ाइनर बाड़मेर पहुंचे। अगले शो के लिए कलेक्शन वहाँ से बना और उसके बाद में मैं टाइटल की गुडवर्क मिस्टर रही और जो ट्राइबल आर्टिजन है उनकी कला को प्रमोट करने के लिए अलग अलग स्टेट में हमने फैशन शो ऑर्गेनाइज करवाए और उसके बाद में डिज़ाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैंने ही जीता। क्या तो जब भी हमारे सामने कोई परेशानी आती है तो हम हिम्मत हारने लगते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और जब भी हमारे सामने कोई परेशानी आती है तो हम ये सोचते हैं कुछ नया सीखने को मिलता है। बिल्कुल सही, यही समय है कुछ करने का। साथ में आगे बढ़ना है। इसी बीच में कई सारे अवार्ड्स मिले, लेकिन वो अवार्ड सिर्फ मेरी अकेली का नहीं, मेरे सामने बैठी जितनी महिलाएं हैं उन सब के लिए है। आप भी इस तरीके से मेहनत करिए। जब मुझे फर्स्ट जिला कलेक्टर के हाथों से अवार्ड मिला तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि ये सबसे छोटा माने जाने वाला सुई धागे का काम जिससे कोई अवार्ड भी मिलता है, लेकिन अवार्ड के साथ साथ में एक नई जिम्मेदारी मिली थी। और उसके बाद में महामहिम राज्यपाल जी के हाथों और जब राष्ट्रपति जी के हाथों से नारी शक्ति पुरस्कार मिला तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दिल्ली आते दूर से राष्ट्रपति भवन देखते, लेकिन अंदर जाके सम्मान देंगे ये कभी नहीं सोचा था। और उसके बाद मेरी तो 8वीं में स्कूल छूट गई थी, आगे न स्कूल के बारे में सोचा न कॉलेज के बारे में। लेकिन जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मेरे पास में इन्विटेशन आया कि हमारे एनुअल फंक्शन में एज ए स्पीकर के तौर पे हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, हार्वर्ड जाने का मौका मिला। वापस आई तो पीएचडी की मानद उपाधि मिल गई। और जब केबीसी से कॉल आया कि हम सोनी चैनल से बोल रहे हैं और आपको इनवाइट कर रहे हैं, मैंने कहा ज़रूर फेक कॉल होगा क्योंकि मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, वहाँ पे तो क्वेश्चन आंसर होते हैं, मुझे वहाँ क्यों बुलाएंगे। तब उनका नेक्स्ट डे और कॉल आया कि नहीं हम सोनी चैनल से ही बोल रहे हैं और हमारा जो फ्राइडे को स्पेशल शो होता है उसमें हम करमवीर अवार्ड से भी नवाजते हैं और उसके लिए हम आपको
इनवाइट कर रहे हैं। तो फिर उनकी टीम पहुंची, 5 दिन बाद में शूटिंग चली और फाइनली अमिताभ बच्चन जी के साथ में 5 घंटे बिताने का मौका मिला। तो ये सारी उपलब्धियाँ मैं मेरी नहीं मानती, मेरे देश की बहनों के लिए और उनका साथ, इसीलिए हम ये उपलब्ध कर पाए। और साथ ही मैं हमेशा महिलाओं को ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं महिलाएं ये सोचती है कि महिलाओं को आगे बढ़ने से महिलाएं ही रोकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी है, जैसा भी है, हमारे पास में जो ज्ञान है हम आसपास की बहनों को ज़रूर दें, उनकी मदद ज़रूर करें। हमेशा महिला का सम्मान करें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर ज़रूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे। जय हिंद। बहुत धन्यवाद आज के प्रोग्राम सेशन के लिए, आप सभी का आभार, शुक्रिया। जय हिंद।